अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हर एक स्टडी नोट को कंप्लीट करने के बाद हम उनके एमसीक्यूज, उनके ट्रू फॉल्स, उनके मैचिंग, उनके फिलअप सब चीज कवर करते हैं टू दी पॉइंट, हर एक चीज को समझ के कि ये आंसर हुआ तो इसका रीजन क्यों था, हमने इस आंसर का ट्रू लिखा, फॉल्स लिखा, वाई, क्यों, किस वजह से। ये नहीं कि पीछे से देख के जो आंसर्स दिए गए हैं उसमें से ही लिख दो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो मेथड था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि भाई एक मेथड है जिससे हम क्या अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, उसमें एक मेथड था पॉइंट इलास्टिसिटी। वो हमें किसने प्रोपाउंड करके दिया था, किसने एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज नन अदर देन अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें एक मेथड दिया जिससे कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इजीली मेजर कर पाए। नेक्स्ट वन इज लग्जरी गुड्स हैव डैश डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, की जो लग्जरी गुड्स होते हैं, जो हाईली लग्जरी गुड्स होते हैं जिससे हम अपना रुतबा, अपनी प्रेस्टीज वगैरह दिखाते हैं, तो उन गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा, इलास्टिसिटी होती है, वो कैसी होती है, दैट इज हाई डिग्री। क्यों, किस रीजन की वजह से, क्योंकि हमें पता है अगर इनके प्राइस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो कंज्यूमर क्या करेंगे, इनकी डिमांड बंद कर देंगे, क्योंकि इतने हाईली अफोर्डेबल प्राइस वो पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द डिमांड फॉर सॉल्ट इज इनइलास्टिक, मतलब कि इनइलास्टिक मतलब होता है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो इसमें डिमांड होती है सॉल्ट की, वो इनइलास्टिक क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लो प्राइस, नो, एब्सेंस ऑफ इट मेक्स फूड टेस्टलेस, नो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका एब्सेंट, हाँ टेस्टलेस तो बना देगा, पर इसलिए इसका रीजन इसलिए है क्योंकि इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं, दैट इज द मेन रीजन, कि भाई इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है हमारी मार्केट में। फोर्थ वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर इलास्टिक, कि भाई जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक कब होती है, जब किसी प्रोडक्ट के क्या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो, कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो, कि भाई जो वो कमोडिटी को कंजप्शन कर रहे हैं, अगर उनकी प्राइस राइज हो जाता है तो वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट वन इज इफ द प्राइस ऑफ बर्गर राइजेस फ्रॉम 12 पीस टू 20 पर पीस एज अ रिजल्ट, जिससे कि क्या हुआ, जो उनकी सेल्स थी वो डिक्रीज हो गई 300 से 200। इसको हम अपने खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसके लिए टेबल पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहां पे प्राइस और यहां पे क्वांटिटी डिमांड। क्या हुआ, जब मेरा प्राइस 12 था तो मैं 300 यूनिट्स का कंजप्शन करती थी, पर जैसे ही प्राइस राइज हुआ तो मैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है यहाँ पे होल्ड, कि भाई अगर मैंने अपने प्राइस को, अगर एक साल अपने प्राइस को बढ़ा देगा तो भाई वो अपनी कमोडिटी का, उस जो लोग हैं उसकी कमोडिटी का कम से कम कंजप्शन करेंगे, क्योंकि हायर प्राइस पे कंजप्शन कम करेंगे लोग, उस क्वांटिटी को कम डिमांड करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा पी इंटू में क्यू। मैम डेल्टा पी ये कहां से आया, हमें आपने पता होगा, जब हमने पीछे लेक्चर्स पढ़े हमने वहां पे अपना क्वेश्चंस, अपना ये फॉर्मूला डिराइव किया था, किससे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था आपको अच्छे से पता होगा। डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में चेंज इन प्राइस, और ये हमारा इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय में इनिशियल क्वांटिटी। तो अब हम देखें जरा, चेंज इन क्वांटिटी है हमारा 100 एंड चेंज इन प्राइस इज 8। फिर हमारा जो इनिशियल प्राइस है वो 12 है और इनिशियल क्वांटिटी इज 300। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर हम
आंसर क्या है 1/2। और ऑब्वियसली बात है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कभी भी किसमें फ्रैक्शन में मेजर नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 1 अंदर आके ये आ जाएगा 0.5। जब डिवाइड करेंगे हम दैट इज आंसर इज 0.5। मैम 0.5 कैसा है, डिवाइड में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। 2 के टर्म में 1 नहीं आता तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट आ जाता है। अब 2 के टेल में 10 आता है 5 पे, 2 5 10, तो हमारा आंसर है 0.5, दैट इज ए ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे। एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू इफ, भाई अगर किसी के प्राइस में राइज हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इनकम थी, टोटल रेवेन्यू थी, वो बढ़ गई। तो भाई हमने पढ़ा था ये कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, हमें वो ऑप्शन देखना है। हमने पढ़ा था ये कब होता है, इसका रीजन क्या है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज ऑप्शन बी। Next one is seventh question is if the price elasticity of demand for wine is estimated to be -6, then a 20% increase in price of wine will lead to dash in quantity demanded of wine at that price। तो क्या बोला है कि भाई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0.6। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये गलत है, यहाँ पे आंसर है आप क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा 0.6 माइनस 0.6, देन 20%। तो हमारा जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वाइन की क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज आएगा, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितने का चेंज आएगा। जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब हम एडी यहाँ पे 0.6 लिखेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे लिखेंगे अपना 20%, क्योंकि परसेंट में 100 से 100 हमारा कट चुका है, तो आपकी वैल्यू आएगी 12, दैट इज 12%। तो भाई आपकी x क्या है 12%। तो भाई अगर आपका प्राइस बढ़ा है तो आपकी डिमांड क्या होगी, घटेगी। तो 12% डिक्रीज इन प्राइस। तो भाई ये पीछे आपका आंसर इसका शायद ए ऑप्शन दिया है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड कि भाई अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो भाई उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Next question is which of the following is not a factor in market supply of a product, कि भाई इनमें से कौन है जो मार्केट सप्लाई का फैक्टर नहीं है। Cost of production is a factor, number of buyers is also a factor or not a factor। क्या हम नंबर ऑफ बायर्स को मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा फैक्टर नहीं है मार्केट सप्लाई के अंदर। मार्केट प्राइस ये भी हमारे लिए एक फैक्टर होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ये भी हमारे लिए एक फैक्टर होता है, पर नंबर ऑफ बायर्स दैट इज नॉट अ फैक्टर इन अ मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस विल हैव हाईली इनइलास्टिक सप्लाई, इनमें से कौन से गुड्स है जिसकी इनइलास्टिक सप्लाई, मतलब कि भाई हम इसका कम से कम सप्लाई करना चाहेंगे, मतलब इसके प्राइस में थोड़े से भी चेंज होने की वजह से इसकी डिमांड सप्लाई में ज्यादा का चेंज नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। Next one is the supply function of a product x is as x is fx plus 3, जहाँ पे px किस पे प्राइस पे स्टैंड करता है, आपका प्राइस दे रखा है 2। तो अगर हम इसका सप्लाई निकाले 5, प्राइस है हमारा 2 प्लस 3, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13, तो हमारा आंसर विल बी 13। तो हम अपने आंसर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि भाई लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कि देयर इज अ क्या रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है प्राइस और डिमांड के बीच में, इसलिए जो उनका
कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इफ टू और मोर देन टू गुड्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द सेम वांट, कि भाई एक पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम दो या दो से ज्यादा गुड्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, कि एक को बनाने के लिए दो या तीन गुड्स का यूज हो रहा है, तो वो कौन से गुड्स कहलाते थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इफ द इनकम राइजेस देन द डिमांड, अगर जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल है उसकी इनकम राइज हो रही है, तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? वो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी या फिर फॉल हो जाएगी। इनकम राइज होगी और डिमांड रिड्यूस हो जाएगी इंफीरियर गुड्स के केसेस में। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होगा? आपका शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर। हम टोटल आउटले मेथड को किस और नाम से जानते हैं? हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट वन इज मोनोपोली फिक्सेस द फ्यूअर प्राइसेस इफ द डिमांड इज डैश इलास्टिक। आप सबको पता है मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली क्या होता है कि भाई एक मार्केट के अंदर एक सेलर किसी कमोडिटी को सेल आउट कर रहा है और उस कमोडिटी को सेल आउट जो वो कर रहा है उसके कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो जो मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता है। पर जब क्या हो, फिक्सेस द फ्यूअर प्राइसेस, जब वो कुछ प्राइसेस को कभी कभार प्राइस को चेंज करे, कुछ प्राइसेस रखे हुए, कब? जब उसकी डिमांड मोर इलास्टिक है। भाई उसे पता है अगर उसने प्राइस में ज्यादा का चेंज लेके आया तो उसके कस्टमर कहीं और चले जाएंगे या फिर उसका कंजप्शन कम कर देंगे। नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू पोस्टपोन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी, कि अगर कोई कमोडिटी का कंजप्शन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैंने आपको इसमें रेजिडेंशियल हाउस का दिया था कि भाई जो रेजिडेंशियल हाउस है अगर उनकी इंटरेस्ट लोन जो है उन पे ज्यादा का हो रहा है तो लोग उसका कंजप्शन को क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। इस केस में हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। पर अगर वो नहीं कर पाते किसी कमोडिटी का कंजप्शन पोस्टपोन, तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है? लो होती है या लेस होती है। नेक्स्ट वन इज सप्लाई कर्व इन द केस ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। इस केस में जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ये हमारा एक्सेप्शन में था, किसमें? लॉ ऑफ सप्लाई के, जहां पे सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करता है। इसमें आपको मैंने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाया था अपना लेबर वाला केस। नेक्स्ट वन इज इफ द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। पहले क्वेश्चन को समझो कि भाई ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जीरो, कि जब आपका सप्लाई कर्व पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस के, किसके? ओ एक्स एक्सिस के, देन द सप्लाई इज, तो सप्लाई इस केस में क्या होती है? अनलिमिटेड। प्राइस कांस्टेंट है पर आपकी क्वांटिटी डिमांड चल रही है, मतलब सप्लाई इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज, परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। जब आपकी प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना आए पर आपकी क्वांटिटी सप्लाई की क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस पर्टिकुलर प्राइस पे भी आप एक सेलर चाह रहा है कि मैं और मोर एंड मोर कमोडिटी को सेल आउट करूं। अब हम आते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स पे। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन डिजायर, कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर, कि हम जो चीज को चाहते हैं। पर मैं बात करूं अगर इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स में होता है कि भाई अगर कोई बंदा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करना चाहता हो और उस वो पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने के लिए कैपेबल भी हो, पैसे पे करने के साथ उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए। ये दो चीजों का होना जरूरी है डिमांड में। तो हाँ, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम डिमांड को डिजायर बोल सकते हैं।
देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्या इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में? दैट इज फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा था अपनी इनकम का कुछ पार्ट वो नॉर्मल गुड्स पे भी करता है और कुछ इंफीरियर गुड्स पे भी करता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है। हमें पता है नॉर्मल गुड्स जो होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप होता है इनकम और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। पर मैं बात करूं इंफीरियर गुड्स, वहां पे इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और वो रीजन आपको पता है, क्योंकि लोग चाहते हैं हम अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी के गुड्स को वो क्या कम से कम कंजप्शन करे। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स टेस्ट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड, की कंज्यूमर का टेस्ट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट इज ट्रू भाई। अगर किसी कस्टमर को पर्टिकुलर कमोडिटी को जो परचेज कर रहा था, कंजप्शन कर रहा था, अब वो उसके फेवर में नहीं है तो वो उसका डिमांड कम कर देगा। पर अगर वो किसी और प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो भाई उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Next one is change in demand due to change in price is called extension of demand. That is true कि भाई अगर आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, तो हम उसके बीच में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखाई देता है। Fifth one is in case of exception of law of demand, price demand it slopes downward from left to right. दैट इज फॉल्स। इस केस में ऐसा नहीं होता। जब आपके प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप की बजाय पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो आपका डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, क्योंकि आपके प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज कंफर्ट गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। जो कंफर्ट गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है मोर इलास्टिक, कि भाई थोड़े से भी प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में ज्यादा का चेंज आता है उसमें, पर ऐसा नहीं होता। जो गुड्स हमारे नेसेसरी है, जिन लोगों को जिन चीजों की आदत है वो उसका ही कंजप्शन करेंगे, वो उन्हीं का यूसेज करेंगे। अगर उनके प्राइस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है तो वो उसकी डिमांड को कम नहीं कर पाते। दैट इज false statement. Next one is price discrimination is possible due to elasticity. जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, प्राइस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से। यस दैट इज ट्रू कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। हम इस बेसिस पे अपने मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज द सप्लाई कर्व्स इन केस ऑफ लैंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। की सप्लाई कर्व लैंड के केस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये कि प्राइस कौन सा है हम तब भी डिमांड कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर था। इस केस पे हमारा लॉ सप्लाई कर्व होल्ड नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इफ देयर इज मोर इंक्रीज इन डिमांड एज लेस इनकम इंक्रीज इन सप्लाई, इनकम नहीं इंक्रीज हो इन सप्लाई। चेंज कर लेना, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं आपके स्टडी नोट में। इफ ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इस प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी को डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मोर इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में ज्यादा का चेंज आया, एंड लेस इंक्रीज इन सप्लाई, और सप्लाई में बहुत कम से चेंज आया। तो देन क्वांटिटी एंड प्राइस राइजेस, कि क्या हुआ कि भाई क्वांटिटी भी राइज हो गई और प्राइस भी राइज हो गया। दैट इज ट्रू कि प्राइस यहां से यहां शिफ्ट हो गया और क्वांटिटी यहां से यहां शिफ्ट हो गई। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे डायग्रामेटिकली फॉर्म में, जब आपकी डिमांड ज्यादा से चेंज हो रही है और सप्लाई भी हो रही है, पर उतने ज्यादा से नहीं जितने से होनी चाहिए, तो इस केस में आपका प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही क्या हुई, बढ़ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ देयर इज मोर डिक्रीज इन सप्लाई, सबसे पहले डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को मीट करेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई। तो क्या हुआ, मोर डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई आपकी ज्यादा से डिक्रीज हुई, एंड लेस डिक्रीज इन डिमांड, और डिमांड जो हुई कम से डिक्रीज हुई। आप पहले इस कमोडिटी पे इसको करते थे, देन
एंड देन क्वांटिटी डिक्रीज, तो क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, हाँ डिक्रीज तो हो गई, पहले हम इतना करते थे अब इतना कर रहे हैं, एंड प्राइस राइजेस, और प्राइस बढ़ गया, दैट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट इस डायग्रामेटिकली फॉर्म में होल्ड कर रही है, तो हमारा ये आंसर स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगा। अब हम आते हैं अपने मैच द फॉलोइंग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, देखना होगा कि भाई लॉ ऑफ डिमांड में कुछ पॉइंट्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कह रहे हैं। आपको दिखा होगा सारे तो लॉ ऑफ डिमांड, इनकम डिमांड, मूवमेंट ऑन डीडी कर्व, भाई अब हमें निकालना पड़ेगा उसमें से कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से उसका सही पॉइंट कौन सा हो सकता है। और मैचिंग करते हुए एक बात को ध्यान रखना, जो करते जाना, अगर जिनके आंसर्स आपको दिख रहे हैं तो सीधा टिक क्लिक कर दो, बाद में जो रिमेनिंग होंगे ऑफकोर्स ये बात है जो हमें नहीं आ रहे वही उनके आंसर्स होंगे। अगर ये तब अपनाना जब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अराइज हो रही हो, जिनके आपको टू द पॉइंट पता है कि हाँ इसका आंसर 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, उसको मैच कर लो, और जो रिमेनिंग ऑप्शन है फिर उस पर अपना दिमाग लगाओ कि इसका आंसर ये क्यों हो सकता है, किस रीजन की वजह से, क्या हमने इस पॉइंट का इस पॉइंट से कहीं पे लिंक पढ़ा है, क्या इसका इन दोनों का एक दूसरे से कुछ रिलेशन है, अगर है तो आप वहां पे मैचिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड, इनकम डिमांड से नहीं, मूवमेंट ऑन डीडी कर्व नहीं, प्राइम फैक्टर इनइलास्टिक डिमांड नहीं, डिमांड कर्व भी नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी शेप के बारे में बोल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी नहीं, पर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें लॉ ऑफ डिमांड दिया था, तो ये हो सकता है, हो सकता नहीं है, यही ऑप्शन है, दैट इज वन। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां पे होता है, हमारे डिमांड कर्व में। सुपीरियर गुड्स, जो सुपीरियर गुड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उसका रिलेशन होता है हमारे इनकम से, दैट इज इनकम डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या होता है, प्राइस की वजह से होता है, प्राइस कहीं है नहीं, या फिर आपके डिमांड कर्व में मूवमेंट आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन डिमांड, कि आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई तो इस केस में आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक पड़ी थी हमने, तो दैट इज इनइलास्टिक डिमांड, कि भाई इनकी गुड्स में ज्यादा का चेंज नहीं आता। नेक्स्ट वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, जो उनका कर्व होता है यूनिटरी इलास्टिक का, हमने पढ़ा था, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जितने से प्राइस में चेंज आया उतने से ही उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस डिसीजन, हम किसके बेसिस पे लेते हैं, बिजनेस डिसीजन, हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी इलास्टिसिटी है, कितने का चेंज आ रहा है, पर्टिकुलर प्राइस में चेंज होने की वजह से पर्टिकुलर क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है, वो हमने किसमें पढ़ा था, अपने बिजनेस, अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो मदद करता है हमें बिजनेस डिसीजन या डिसीजन मेकिंग को कंडक्ट करने में। नेक्स्ट वन इज सप्लाई, सप्लाई क्या है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर पर्टिकुलर क्वांटिटीज को सप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर एक कमोडिटी के ज्यादा यूसेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यूसेज हो रहे हैं, तो हम कुछ यूसेज को क्या कर देंगे, अबेंडेंट कर देंगे, दैट इज प्राइम फैक्टर, दैट इज प्राइम फैक्टर ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हमारी मैचिंग्स भी फिनिश होती है और ये स्टडी नोट भी फिनिश होता है। अगला जो हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, वो भी हमें सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि सप्लाई के लिए क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक्चुअली में प्रोडक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट स्टडी नोट में ही कंप्लीट करेंगे।